हाँ तो यार आज मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। हेलो 2022 का बी क्वेश्चन इंटीजर्स ऑफ। इस क्वेश्चन ने कल बहुत लोगों का दिमाग खराब किया था, मेरा भी किया था। तो मैं अब इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ कि इसमें है क्या। तो यार इसमें एक ऑब्जर्वेशन थी जो अगर अगर आपने वो ऑब्जर्व कर लिया तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। नहीं तो आप बहुत सारी इफ कंडीशंस लिखते रह जाएंगे और उसमें फिर गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो देखो ये क्वेश्चन कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है द इंटीजर शॉप सेल एन सेगमेंट्स। तो एक ऐसी दुकान है जो एन सेगमेंट्स बेच रही है। सेगमेंट्स क्या होता है? ईच ऑफ देम कंटेन ऑल इंटीजर्स फ्रॉम एल आई टू आर आई एंड कॉस्ट सी आई कॉइन्स। इसका मतलब ये है कि ऐसा समझ लो एक दुकान है जो एन डब्बे बेच रही है। हर डब्बे में नंबर्स हैं, एल आई से लेके आर आई तक के नंबर्स हैं। ठीक है, और हर डब्बे की कॉस्ट सी आई है। तो मुझे कह रहा है टुमारो वास्या विल गो टू दिस शॉप एंड विल बाय सम सेगमेंट्स देयर। मतलब वो उस दुकान में कल जाएगी और कुछ सेगमेंट, कुछ डब्बे खरीदेगी जिस डब्बों में नंबर है। हर डब्बे में एल आई से लेके आर आई तक के नंबर है और उन डब्बों की कॉस्ट सी आई है। He will get all the integers that appear in at least one of the bought segments. The total cost of the purchase is the sum of the cost of all segments. ठीक है, ये कह रहा है कि मतलब तुम जितने डब्बे खरीदोगे तुम्हें उनके कॉस्ट का सम देना पड़ेगा। सही बात है। आफ्टर शॉपिंग वास्या विल गेट सम मोर integers as a gift. He will get x as a gift if and only if all the following conditions are satisfied. तो उसे कुछ नंबर गिफ्ट में भी मिल जाएंगे। तो उसे वो नंबर एक्स गिफ्ट में मिलेगा अगर वो नंबर उसके पास नहीं है और उसके पास उससे कोई भी एक छोटा नंबर है और कोई भी एक बड़ा नंबर है, तो उसे वो नंबर गिफ्ट में मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मतलब इसमें यही कह रहा है कि वात्स्य ने अगर वात्स्य के पास एक्स नहीं है और वात्स्य के पास एक इंटीजर एल है जो कि एक्स से छोटा है और वात्स्य के पास एक इंटीजर आर है जो कि एक्स से बड़ा है। तो मतलब अगर वात्स्य के पास मान लो वात्स्य के पास 1 2 3 4 वाले नंबर्स होते और वात्स्य के पास 5 10 11 और 12 वाले नंबर्स होते, तो बीच के जितने नंबर हैं वो सब वात्स्य को फ्री में मिलने वाले हैं, गिफ्ट में। इसलिए उनको वात्स्य नहीं खरीदेगी। तो बताना है कि वात्स्य कैन गेट इंटीजर एक्स एज अ गिफ्ट ओनली वंस, सो ही वोंट हैव द सेम इंटीजर आफ्टर रिसीविंग अ गिफ्ट। सही बात है। एक नंबर अगर उसको मिल गया एक्स गिफ्ट में, तो वो नंबर दोबारा गिफ्ट में क्यों मिलेगा? क्योंकि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं हो पाएगी, इसलिए दोबारा नहीं मिल पाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वात्स्य वाई सेगमेंट्स 2 से 4 फॉर 20 कॉइन्स एंड 7 से 8 फॉर 22 कॉइन्स, ही स्पेंड 42 कॉइन्स एंड रिसीव इंटीजर 2 3 4 7 8। ठीक है, ये वही लिखा है, उन्होंने एक्सप्लेन किया जो मैंने अभी बताया। और due to the technical issues, only the first S segments, that is the segment L1, R1, L2, R2 till LSRS, will be available tomorrow in the shop. Vasha wants to get as many integers as possible. If he can do this in different ways, he selects the cheapest of them. For each S from 1 to n, find how many coins will Vasha spend if only the first S segments will be available. मतलब कहना चाह रहे हैं इसके टेस्ट केस को देखिए, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले तो मुझे नंबर 20 आया है, वो ये आउटपुट 20 ऐसे आया है क्योंकि अगर अगर वात्स्य के पास एक ही डब्बा होता दुकान में जिसमें 2 से लेके 4 तक के नंबर है और उसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर चाहिए। तो अगर इस पहले टेस्ट केस को ही देखते हैं। पहले टेस्ट केस में क्या कह रहा है? पहले टेस्ट केस में कह रहा है एक ही डब्बा है, 2 से लेके 4 तक के नंबर रखते हैं और 20 रुपए का है वो डब्बा। तो अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर क्या हो जाएगा? मैं 2 3 और 4 यही सारे नंबर्स ले पाऊंगा क्योंकि यही नंबर अवेलेबल नहीं है दुकान में, इससे ज़्यादा नंबर तो ले नहीं पाऊंगा। और इसके लिए मुझे 20 रुपए खर्चा करने पड़ जाएंगे, इसलिए मेरा आउटपुट 20 है। अब उसके बाद अगर दुकान में 2 डब्बे होते, एक डब्बा 2 से 4 नंबर रखता है और 20 रुपए का है, दूसरा डब्बा 7 से 8 नंबर रखता है और वो 22 रुपए का है। तो अगर मेरे पास 2 डब्बे हैं दुकान में, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कौन कौन से ले सकता हूँ? एक डब्बा है जिसमें 2 3 4 है, दूसरा डब्बा है जिसमें 7 और 8 है, ये वाले हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने के लिए मैं ये वाला डब्बा भी खरीद लूँ, ये वाला डब्बा भी खरीद लूँ और बीच के नंबर तो मुझे फ्री में मिलने वाले हैं। कौन से हैं? 5 और 6। ये दोनों नंबर मुझे फ्री में मिलेंगे क्योंकि मुझे गिफ्ट में मिलेंगे। तो मुझे कितने रुपए खर्चा करने पड़ेंगे ये सारे नंबर्स खरीदने के लिए? ये सारे नंबर्स खरीदने के लिए मुझे 20 और 22 यानी 42 रुपीज़ खर्चा करने पड़ेंगे, इसलिए इसका आंसर 42 है। ठीक है, ये तो सिंपल था। अच्छा ये वाला भी देख लेते हैं, 5 11 42 अगर दुकान में सिर्फ एक डब्बा होता जिसमें 5 से लेकर 11 तक के नंबर्स होते और वो 42 रुपीज़ का होता, तो मुझे सारे नंबर्स खरीदने के लिए 42 रुपीज़ खर्चा करने पड़ते। अगर दुकान में 2 डब्बा होता 5 से लेके 11 और 5 से लेके 11, वो भी 42 रुपीज़ का है।
ये दोनों डब्बा है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर खरीद सकता हूँ? अभी भी तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 से लेकर 11 तक के नंबर ही खरीद सकता हूँ, इससे ज़्यादा नंबर तो नहीं खरीद सकता, क्योंकि इससे ज़्यादा नंबर दुकान में है ही नहीं। तो मैं दोनों डब्बे क्यों खरीदूंगा, मैं एक ही डब्बे खरीद लूँ, मेरे पास सारे नंबर आ जाएंगे, इसलिए 42 है इसका आंसर। ये वाला टेस्ट केस थोड़ा ज़्यादा बढ़िया है, पहले दो तो आसान थे। अब मैं इस टेस्ट केस की बात करता हूँ। इसमें एक सबसे पहला दुकान में सबसे पहला डब्बा जो है वो 1 से लेकर 4 तक के नंबर रखता है और वो 4 रुपए का है। यहाँ मैं नंबर लाइन भी बनाते चल रहा हूँ, इधर बना देता हूँ। 1 से लेके 4 तक के नंबर रख रहा है और ये डब्बा 4 रुपए का है, तो मेरे पास मजबूरी है सारे नंबर खरीदने के लिए, मुझे 4 रुपए खर्चा करना पड़ेगा। और अगर मेरे पास दूसरा डब्बा भी है, 5 से लेके 8 तक के नंबर रखता है, 9 रुपए का है। 5 से लेके 8 तक के नंबर रखता है, 9 रुपए का है, तो 5 से लेके 8 तक के नंबर रखता है और ये डब्बा 9 रुपए का है। अभी भी मेरा सबसे छोटा नंबर 1 है, अब मेरा सबसे बड़ा नंबर 8 है, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1 से लेके 8 तक के नंबर्स मैं ले सकता हूँ, तो मुझे 9 4 13 रुपए खर्चा करना पड़ जाएगा। अच्छा, अब अगर मेरे पास एक और डब्बा है 7 से लेके 8 तक का और 7 रुपए का है, 7 से लेके 8 तक के नंबर्स रखता है, 7 रुपए का है। तो इसमें देखो 7 से लेके 8 तक, यानी ये 7 है, ये 8 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का नंबर रखता हूँ और 7 रुपीज़ का है, तो 7 रुपए का है। तो अब मेरे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है, अभी भी मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो नंबर जो मैं खरीद सकता हूँ वो 1 से लेके 8 तक के नंबर्स खरीद सकता हूँ। 1 से लेके 8 तक के नंबर्स खरीदने के कई तरीके हैं, मैं कौन सा तरीका चुनूंगा? जो सबसे सस्ता तरीका होगा, सबसे सस्ता तरीका मतलब या तो मैं एक 4 रुपए वाला खर्चा कर लूँ, डब्बा खरीद लूँ, और एक जो है 7 रुपए वाला डब्बा खरीद लूँ, और बीच वाले नंबर्स मुझे फ्री में मिल जाए, मतलब कि 1 से लेके 4 तक के नंबर्स मेरे पास आ जाएँ और 7 से लेके 8 तक के नंबर्स मेरे पास आ जाएँ। ये 4 रुपए में आएगा और ये 7 रुपए में आएगा, 20 के फ्री में मिलेंगे, तो 11 मेरा 11 मेरा आंसर हो जाएगा। 11 मेरा आंसर हो जाएगा। और उसके बाद है 2 से लेके 10 तक, एक और डब्बा है जिसमें 2 से लेके 10 तक के नंबर है, 252 इसका आंसर। 2 से लेके 10 तक के नंबर है, उसका आंसर 252 है। 2 से लेके 10 तक के नंबर हैं, तो 2 यहाँ कहीं होगा, 10 यहाँ कहीं होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक के नंबर है, और ये डब्बा जो है 252 रुपीज़ का है। अच्छा, तो अब मेरे पास मुझे बेस्ट आंसर है कि मैं 1 से लेके 10 तक के सारे नंबर खरीद ये खरीदने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक तो वो डब्बा खरीदना पड़ेगा जिसमें सबसे छोटा नंबर है, यानी कि ये 4 रुपए वाला। एक वो डब्बा खरीदना पड़ेगा जिसमें सबसे बड़ा नंबर है, यानी 252 रुपीज़ का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 256 इसका आंसर है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मेरे पास एक, इसका आंसर 256 हो गया, अब मेरे पास एक डब्बा और होता, 1 से लेके 11 तक का रखता हूँ, 1 से लेके 11 तक, और ये कितने का है? ये है 271 का। 1 से लेके 11 यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो है 271 का है। तो मैं क्या करूँगा? अभी मुझे सबसे छोटा नंबर रखने वाला डब्बा भी यही है, सबसे बड़ा नंबर रखने वाला डब्बा भी यही है, सबसे छोटे नंबर रखने वाला ये भी था, पर मैं, अब देखो यहीं पे जो है, यही वो चीज़ है जो गौर करनी है, मतलब कि इसमें आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि मुझे मेंटेन करके रखना है हर स्टेप पे वो डब्बा जिसमें सबसे छोटा नंबर है, वो डब्बा जिसमें सबसे बड़ा नंबर है। ये तो सबने सोच ही लिया होगा कि ये दोनों नंबर्स मेंटेन करके रखने हैं। मैं भी बताऊंगा इसका आंसर क्या आएगा। लेकिन अगर वो डब्बा जिसमें सबसे छोटा नंबर है, ऐसे कई डब्बे हैं, तो उनमें से सबसे छोटी कॉस्ट वाला डब्बा मुझे रखना है। मतलब कि अगर 1 रखने वाले, यहाँ पे देखिए 1 रखने वाले 2 डब्बे हैं, सबसे छोटी कॉस्ट वाला कौन सा है? ये वाला है, तो मैं यही वाले को पॉइंट कराऊंगा मिनिमम, मतलब मेरा लो जो है वो यही होगा। और मुझे एक रखना है, इनमें से सबसे बड़ा नंबर रखने वाला जो डब्बा होगा, अगर ऐसे कई डब्बे होंगे तो उनमें से सबसे कम कॉस्ट रखने वाला जो डब्बा होगा वो मेरा मैक्सिमम होगा। मतलब कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर 11 है, तो इस केस में तो सबसे कम कॉस्ट रखने वाला एक ही डब्बा, मतलब सबसे मैक्सिमम नंबर विद सबसे कम कॉस्ट रखने वाला एक ही डब्बा है, जो कि ये वाला है, तो उसको ही पॉइंट कराऊंगा।
फिर मुझे एक चीज़ और देखनी है, जो जो लोग गलती कर रहे हैं कि ये दोनों तो मुझे मेंटेन करके रखना ही है, साथ ही साथ एक चीज़ और मेंटेन करके रखनी है कि अभी तक का सबसे बड़ा रेंज रखने वाला, अभी तक की सबसे बड़ी रेंज रखने वाला डब्बा जिसकी कॉस्ट सबसे कम है, ये भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। इसकी ज़रूरत क्या है अभी समझ में आएगा, एक टेस्ट केस में दिखाऊंगा। इसमें क्या है, इसमें तो इस स्टेप पे मेरे पास सबसे छोटा नंबर रखने वाला सबसे सस्ता डब्बा की कॉस्ट 4 थी, और सबसे बड़ा नंबर रखने वाला सबसे सस्ते डब्बे की कॉस्ट 771 थी। तो मैंने देखा मेरे पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो मैं दो डब्बे खरीदना पड़ जाए मुझे, या तो मुझे दो डब्बे खरीदना पड़ जाए। एक वो डब्बा जिसमें सबसे छोटा नंबर है उसकी कॉस्ट सबसे कम है, यानी कि एक लो वाला डब्बा, इसको मैं लो कह देता हूँ। तो एक लो वाला डब्बा खरीदना पड़ जाएगा, एक हाई वाला डब्बा खरीदना पड़ सकता है। मतलब कि वो डब्बा जिसमें सबसे बड़ा नंबर है और वो सबसे सस्ता वाला नंबर है, उनमें से बड़ा नंबर रखने वालों में से सबसे सस्ता नंबर, सबसे सस्ता नंबर, इन दोनों की कॉस्ट का सब मुझे खरीदना पड़ सकता है। या तो मुझे ऐसा करना पड़ सकता है कि ये दोनों जो हैं वो एक ही सेट में हो, मतलब कि ऐसा कोई एक सेट हो जिसमें मिनिमम भी हो मैक्सिमम भी हो। मतलब कि इस वाले सेट में देखो, इस वाले में सेट में मिनिमम भी था और इसी वाले डब्बे में मैक्सिमम भी था, पर इसकी कॉस्ट जो है 4 से भी ज़्यादा थी, और मैक्सिमम मैक्सिमम तो ये खैर खुद ही है 771। तो मैं क्या करूँगा इस केस में, सही आंसर क्या होगा इस केस में? क्या 771, सॉरी 771 नहीं 471 था ये, तो 471 था ना, 271 था, अच्छा सॉरी, तो ये 271 है। इस केस में मेरे पास सही आंसर क्या है? क्या मैं 271 रुपीज़ खर्चा करूँ कि 271 प्लस 4 रुपीज़ खर्चा करूँ? दोनों ही केस में मुझे नंबर 1 से लेकर 11 तक मिल रहा है। अगर मैं 271 रुपीज़ खर्चा करके ये वाला डब्बा खरीद लेता तो मुझे 1 से लेकर 11 तक के नंबर्स मिलते, और अगर मैं 271 रुपीज़ खर्चा करके ये वाला डब्बा भी खरीद लेता, ये वाला डब्बा भी खरीद लेता, 271 प्लस 4 रुपीज़ खर्चा करके दोनों डब्बे खरीद लेता, तो भी तो मुझे 1 से लेकर 11 तक के नंबर्स मिलते। तो मेरे पास सही आंसर है 271, क्योंकि मुझे कम से कम खर्चा करना है। तो मतलब मुझे बेसिकली तीन चीज़ मेंटेन करके रखनी है। एक, लोएस्ट एल विथ मिनिमम कॉस्ट, एक मुझे लोएस्ट एल विथ मिनिमम कॉस्ट रखना है, एक मुझे हाईएस्ट हाईएस्ट आर विथ मिनिमम कॉस्ट रखना है, और एक मुझे हाईएस्ट रेंज हाईएस्ट रेंज वाला बॉक्स विथ मिनिमम कॉस्ट रखना है। ये तीन चीज़ मेंटेन करके रखनी है। अच्छा, एक और टेस्ट केस मैं दिखाता हूँ जिसमें प्रोबेबली लोगों का गलत आंसर आ सकता है, अगर उन्होंने सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो ये वाला, इस केस में क्या रहा है, अगर मेरे पास एक डब्बा होता है 1 से लेके 5 तक का, अभी तक मेरे पास एक ही डब्बा है तो मैं 3 रुपये खर्चा कर दूंगा। मेरा मिनिमम वाला कौन सा है? मेरा मिनिमम रखने वाला डब्बा जो है, मिनिमम की वैल्यू 1 है और उसकी कॉस्ट 3 है। मेरे मैक्सिमम की वैल्यू 5 है, उसकी कॉस्ट 3 है, और सबसे बड़ी रेंज जो अभी मेरे पास है वो क्या है? वो 1 से लेके 5 तक की है, यानी उसमें 5 नंबर्स आ रहे हैं और उसकी कॉस्ट 3 है। इसलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे मेरे पास एक डब्बा है 6 से लेके 10 तक का। अच्छा, मिनिमम क्या है? इस मिनिमम इसमें है, इन दो डब्बों में से एल की मिनिमम वैल्यू 1 है जो कि 3 कॉस्ट का डब्बा है। मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 10 है, और मैक्सिमम वैल्यू 10 है और उसकी कॉस्ट 3 है। और मेरे पास सबसे बड़ी रेंज अभी तक क्या है? मैं सबसे बड़ी रेंज क्यों निकाल रहा हूँ? सबसे बड़ी रेंज इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि अगर ये वाला केस जब भी आएगा, कौन सा वाला? ये वाला केस, जब मुझे दो डब्बे ना लेके एक ही डब्बा लेना पड़ रहा है, इस केस में जो एक ही डब्बा लेना पड़ रहा है, गारंटी है कि वो एक डब्बा लेने, मतलब वो एक डब्बा जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम दोनों आने वाला है, वो मैक्सिमम सबसे बड़ी रेंज रखने वाला है अभी तक की, क्योंकि उसमें मिनिमम और मैक्सिमम दोनों आ रहा है, तो उसकी रेंज जो है वो सबसे बड़ी होने वाली है। इसलिए मैं हर स्टेप पे ये भी मेंटेन करके रख रहा हूँ कि अभी तक का हाईएस्ट रेंज रखने वाला कौन सा डब्बा है जिसमें जिसकी कॉस्ट मिनिमम है। अगर हाईएस्ट रेंज रखने वाले भी कई डब्बे हैं तो उसमें से सबसे सस्ता डब्बा मुझे रखना है। तो इस पे मैं आता हूँ 6, 10, 3।
तो मिनिमम वाला 1 और 3 है, मैक्सिमम वाला 10 है जिसकी कॉस्ट 3 है, और सबसे बड़ी रेंज क्या है, इसमें 5 नंबर आ रहे थे, इसमें कितने नंबर आ रहे हैं, 6 7 8 9 10, इसमें भी 5 नंबर आ रहे हैं, तो 5 नंबर वाला है, अभी भी 3 है। ठीक है, तो इसका का आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा भाई, क्योंकि इसमें 3 और 3 दोनों अलग अलग लेने पड़ेंगे, क्योंकि कोई ओवरलैपिंग वाला मेरे पास ऐसा कोई है नहीं जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम दोनों आ रहा है, तो इस केस में मुझे दोनों लेने पड़ेंगे। तो मेरा आंसर क्या होगा, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। इसकी बात करता हूँ, इसमें अभी तक का मेरे पास मिनिमम क्या है, अभी तक का मिनिमम 1 है, जो कि 2 जगह पे आ रहा है, पर सबसे सस्ता वाला 3 रुपए का है। अभी तक का मेरा मैक्सिमम क्या है, अभी तक का मेरा मैक्सिमम 10 है, वो भी 2 जगह पे आ रहा है, पर सबसे मिनिमम कॉस्ट रखने वाला 3 रुपए का है। अभी तक की मेरी सबसे बड़ी रेंज क्या है, अभी तक की मेरी सबसे बड़ी रेंज क्या है, इसमें कितने था, इसमें 5 नंबर आ रहे थे, इसमें इसमें भी 5 नंबर आ रहे थे, इसमें 10 नंबर आ रहे थे, तो सबसे बड़ी रेंज जो है वो 10 नंबरों की है मेरे पास, और उसकी कॉस्ट 4 है। ठीक है, तो मैं अब क्या करूँगा, इस केस में मेरे पास 3 डब्बे हैं, एक में 1 से 5 तक के नंबर हैं, एक में 6 से 10 तक के नंबर हैं। 1 से 5 तक के नंबरों की कॉस्ट 3 है, 6 से 10 तक के नंबरों की कॉस्ट 3 है, और 1 से 10 तक के नंबरों की कॉस्ट क्या है, 4 है। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने, ये वो वाला केस हो गया जिसमें मुझे एक ही डब्बा लेने से काम चल जा रहा है। एक डब्बा लेता तो मेरे 4 आंसर आता, 2 डब्बा लेता तो मेरा 3 प्लस 3 6 आंसर आता, तो बेस्ट आंसर 4 है, इसलिए इसका आंसर 4 होना चाहिए। इस केस की बात करता हूँ, इस केस की बात करूँगा अगर मैं, तो अभी तक का मेरा मिनिमम रखने वाला क्या है, मिनिमम रखने वाला 1 है, जो कि कई जगह पे आ रहा है, पर सबसे सस्ता डब्बा 3 है। मैक्सिमम रखने वाला कौन सा है, मैक्सिमम रखने वाला 10 है, वो भी कई जगह पे आ रहा है, पर सबसे सस्ता रखने वाला 4 है। और अब मैं बात करता हूँ सबसे बड़ी रेंज की, सबसे बड़ी रेंज जो है वो 10 की है, इसमें 5 नंबर है, इसमें 10 नंबर, इसमें 10 नंबर है, इसमें 10 नंबर है। सबसे बड़ी रेंज मतलब RI माइनस LI प्लस 1, 10 माइनस 1 प्लस 1 10 नंबर होता है, तो 10 नंबर है, और वो सबसे सस्ती वाली 4 है उसमें से। तो अब मैं देखूंगा, मतलब मेरे पास एक और रेंज आ गई जो एग्जैक्टली 1 से 10 की है, पर वो 5 की। अभी भी मेरा बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए, मेरा बेस्ट आंसर 3 प्लस 3 4, 3 प्लस 3 4 और 5, इन तीनों का मिनिमम होना चाहिए कि नहीं। हाँ, तो मेरा बेस्ट आंसर 4 होना चाहिए इस केस में। तो अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, मुझे ये 3 चीज़ मेंटेन करके रखनी है हर स्टेप पे। तो इसको एक तो मैं इफ कंडीशन लगा लगा के मेंटेन कर सकता हूँ, पर उससे बेटर तरीका भी है, मैं जिससे कोड को कंप्रेस कर सकता हूँ, बहुत कम लाइन्स में लिख सकता हूँ, अगर मैं पेयर को यूज़ करूँ कंप्रेशन करने के लिए इफ कंडीशंस को। पेयर कैसे, मैं ये जो मिनिमम मेंटेन करके रख रहा हूँ हर स्टेप पे, एक पेयर बनाता हूँ। पहले उसको समझाने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि मिनिमम फंक्शन आपको पता ही है, 2 नंबर्स अगर मैं पास कर दूँ तो उसमें से छोटा वाला नंबर रिटर्न कर देता है, और अगर बराबर होता है तो पहला वाला रिटर्न कर देता है। पर अगर मैं इस मिनिमम फंक्शन में, जो एस्ट्रल का मिनिमम होता है, उसमें अगर मैं 2 पेयर्स पास कर दूँ तो क्या वो रिटर्न करता है। तो अगर मैंने 2 पेयर्स पास कर दिए, A कॉमा B, और एक और पेयर पास कर दिया C कॉमा D, तो इसमें से ये वो वाला पेयर रिटर्न करता है। ऑफकोर्स पेयर पास किया है तो पेयर ही रिटर्न करेगा। तो पहले वो इन दोनों को कंपेयर करेगा, ए और सी को कंपेयर करेगा। अगर ए छोटा है तो वो सीधा ये वाला पेयर रिटर्न कर देगा, अगर सी छोटा है तो सीधा ये वाला पेयर रिटर्न कर देगा। अगर ए और सी बराबर है, अगर ए नॉट इक्वल टू सी वाला कंडीशन तो बता दिया, अगर ए इक्वल्स टू सी हो जाएगा तो वो इन दोनों को कंपेयर करता है, बी और डी को कंपेयर करता है, और इनमें से जो छोटी वैल्यू है, मिनिमम देख रहा हूँ, तो इनमें से जो छोटी वैल्यू है वो वाला पेयर रिटर्न कर देता है। तो अगर a इक्वल टू सी है तब वो देखेगा b और d में कंपैरिजन, अगर b लेस देन d है, अगर b लेस देन d है तो वो फर्स्ट वाला पेयर रिटर्न कर देगा। अगर b ग्रेटर देन d है तो ये वाला पेयर छोटा है, तो मतलब वो सेकंड वाला रिटर्न कर देगा। और अगर b बराबर d है अगर b बराबर d है तो वो फर्स्ट वाला पेयर, मतलब दोनों पेयर ही बराबर है, तो वो फर्स्ट वाला या सेकंड वाला एक ही बात है, तो वो फर्स्ट वाला रिटर्न कर देगा। ये ऐसे पेयर में कंपैरिजन होता है अगर मिनिमम फंक्शन में मैंने नंबर्स की जगह पेयर्स डाल दिया हो तो। ये बात समझ में आती है, ओके। मतलब अब मैं सीधा इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ता हूँ, तो मैंने कैसे इम्प्लीमेंट किया है इसको। मैंने सबसे पहले टेस्ट केस का इनपुट लिया है, फिर उसके बाद मैंने
एन का इनपुट लिया है, फिर एल, आर और सी है, ये 3 पेयर बनाए हैं हमने, ये 3 पेयर बनाए हैं। ये वो पहला जो पेयर है वो रखता है लोएस्ट एल, सारे एल में से सबसे छोटा एल, और अगर सबसे छोटे एल में भी कई सारी वैल्यूज हैं तो उनमें से सबसे कम कॉस्ट रखने वाला ये वाला पेयर रखता है। मतलब ये जो मैं यहाँ पे मिन लिख रहा हूँ, ये इस पेयर की वैल्यू रखता हूँ मैं इसमें। और वैसे ही जो मैक्स वाला है वो ये वाला है, और जो जो सबसे बड़ी रेंज वाला है वो ये वाला है। तो ये 3 पेयर हैं। इस पेयर में मैं रख रहा हूँ एल की सबसे छोटी वैल्यू विथ सबसे लीस्ट कॉस्ट, इसमें मैं आर की सबसे बड़ी वैल्यू विथ सबसे लीस्ट कॉस्ट, और इसमें मैं सबसे बड़ी रेंज, अभी तक की सबसे बड़ी रेंज विथ लीस्ट कॉस्ट, ये 3 चीज़ रखता हूँ। ये कैसे कंपेयर कर रहा हूँ, मैंने एल, आर और सी की वैल्यू इनपुट ले ली। अब मैं ये देख रहा हूँ कि लोएस्ट कॉस्ट, अच्छा इसमें मैंने ये इन क्यों भर रखा है, देखो जब तुम मिनिमम निकालते हो तो सबसे सारे नंबर से कंपेयर करने से पहले इंट मैक्स भर देते हो ना, तो ये मैंने इन्फिनिटी भर दिया है। इन्फिनिटी मतलब 1 10 की पावर 18, ऐसे मतलब 10 की पावर 18 मैंने भर दिया है। तो ताकि जब सबसे पहले से कंपैरिजन हो तो इन्फिनिटी से कंपैरिजन हो तो अपने आप जो भी सबसे पहला पेयर है वही रिटर्न हो जाए। तो इसमें जो है जो भी सबसे पहला पेयर होगा पहले एल की वैल्यू कंपेयर करेगा। देखो ये जो ये फंक्शन है ये दो एल की वैल्यू कंपेयर करेगा। अगर इससे पहले कोई पेयर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर चुका है तो उसकी एल की वैल्यू और अभी की एल की वैल्यू कंपेयर करेगा। जिस पेयर में एल की वैल्यू छोटी होगी वो वाला पेयर रिटर्न कर देगा, और अगर दोनों पेयर में एल की वैल्यू बराबर होगी तो वो कॉस्ट की वैल्यू से कंपेयर करेगा, और जिसकी कॉस्ट की वैल्यू कम होगी उसको रिटर्न कर देगा और यहाँ स्टोर कर देगा। मैं इसको इफ करके भी लिख सकता था, लेकिन ये बेटर अप्रोच है लिखने की, क्योंकि इससे कोड कंप्रेस हो जाता है। हाई विथ लो कॉस्ट, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मैक्सिमम को कंपेयर कर रहा हूँ, मैं मैक्सिमम वाला फंक्शन यूज कर रहा हूँ और 2 पेयर्स को कंपेयर कर रहा हूँ। जिसके आर की वैल्यू बड़ी होगी वो वाला पेयर रिटर्न हो जाएगा, और अगर आर की वैल्यू बराबर है तो मैं कॉस्ट को कंपेयर करूंगा। लेकिन अब ये बात फंसती है कि कॉस्ट अगर मैं सीधा सी आई लिख देता तो कॉस्ट जिसकी मैक्सिमम होती वो रिटर्न हो जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ माइनस सी आई लगा दिया है। माइनस सी आई इसलिए लगाया है ताकि जिसमें कॉस्ट जिसके कॉस्ट की वैल्यू मैक्सिमम होगी उसके माइनस सी आई की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, है ना। इसीलिए मैं यहाँ पे माइनस लगा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मतलब आर की वैल्यू मैक्सिमम हो और कॉस्ट की वैल्यू मिनिमम हो, इसलिए मैंने यहाँ माइनस लगा दिया। तो पहले आर से कंपैरिजन होगा, जिसके आर का वैल्यू बड़ा होगा वो रिटर्न हो जाएगा, आर का वैल्यू सेम होगा तो विथ लोएस्ट कॉस्ट रिटर्न हो जाएगा। वैसे तो माइनस सी जिसका मैक्सिमम है उसका ऑटोमेटिकली सी मिनिमम होगा। अच्छा बोथ विथ लो कॉस्ट, अच्छा इसमें मैं देख रहा हूँ कि अभी तक की सबसे बड़ी रेंज, मैक्सिमम फंक्शन यूज कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ इससे पहले जो भी रेंज आई थी और अभी जो रेंज है इन दोनों में सब बड़ी कौन सी है। अगर अभी वाली रेंज बड़ी है तो सीधा ये वाला पेयर रिटर्न हो जाएगा, और अगर अभी वाली रेंज छोटी है तो पहले वाला ही रहेगा, और अगर दोनों रेंज बराबर है तो वो वाला पेयर रिटर्न होगा जिसकी कॉस्ट मिनिमम है। अब फिर से मैं क्योंकि मैक्सिमम यूज कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ कॉस्ट को मिनिमाइज करना, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया है, क्योंकि जिसकी कॉस्ट मिनिमम होगी उसका माइनस सी मैक्सिमम होगा। सही बात है। और अब मैं आंसर देखो, अब मेरे पास जो 2 केसेस हो सकते हैं, या तो मुझे दोनों लेना पड़ रहा हो, दोनों बॉक्सेस लेने पड़ रहे हो, या तो मुझे एक ही बॉक्स लेना पड़ रहा हो, यहाँ पे जैसे किया था। एक ही बॉक्स जब लेना पड़ रहा होगा उस टाइम पर मुझे जो एक बॉक्स लेना पड़ रहा है वो एक बॉक्स मैक्सिमम रेंज रखने वाला होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे आया, मैंने ये देखा बोथ विथ लो कॉस्ट डॉट फर्स्ट, मैंने देखा क्या बोथ विथ लो कॉस्ट डॉट फर्स्ट का मतलब है कि जो सबसे मैक्सिमम रेंज रखने वाला डब्बा है मेरे पास विथ मिनिमम कॉस्ट, उसका उसकी उसकी जो रेंज, उसमें जितने नंबर्स आ रहे हैं मतलब उसकी जो रेंज है वो रेंज क्या अभी वाली रेंज के बराबर है। मतलब कि हाई विथ लो कॉस्ट माइनस लो विथ लो कॉस्ट प्लस 1, ठीक है ना। प्लस 1 क्यों कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें भी प्लस 1 किया है मैंने, क्योंकि अगर 1 से लेके 5 तक के नंबर्स होते हैं, अगर मेरे पास 1 से लेके 5 तक के नंबर्स हैं तो असल में मेरे पास 5 माइनस 1 प्लस 1 नंबर्स हैं ना। मतलब कि अगर मान लो एक और एग्जांपल 10 से लेके 15 तक के नंबर हैं तो इसमें कितने नंबर हैं, तो जैसे अगर 10 से लेके 15 तक की रेंज है तो इसमें कितने नंबर हैं, इसमें 6 नंबर होंगे ना। 15 माइनस 10 प्लस 1, एक 10 11 12 13 14 15, 6 नंबर हैं, इसलिए मैंने प्लस 1 करके रखा है, क्योंकि इस रेंज में आर आई माइनस एल आई प्लस 1 नंबर होने वाले हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि क्या अभी तक की सबसे बड़ी रेंज जो मेरे पास है उसमें जितने नंबर्स हैं और मुझे जितने नंबर्स चाहिए वो बराबर हैं।
अगर ऐसा है तो मैं एक डब्बा लेके भी काम चला सकता हूँ। मैंने पहले पहले अपने आंसर को दोनों दो डब्बे वाले कॉस्ट का सम कर दिया है। अच्छा आप सोचोगे यहाँ माइनस क्यों किया, माइनस इसलिए किया क्योंकि ये हाई वाला जो है ये माइनस कॉस्ट स्टोर कर रहा है, कॉस्ट नहीं स्टोर कर रहा है। अगर कॉस्ट स्टोर कर रहा होता तो मैं यहाँ +1 लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ माइनस कॉस्ट स्टोर करा है इसलिए मैं माइनस रख दूंगा ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैंने पहले अपने आंसर को दोनों डब्बों का सम बता दिया, फिर मैंने ये देखा कि अभी वाली रेंज है ये सबसे बड़ी रेंज के बराबर है क्या। अगर सबसे बड़ी रेंज के बराबर है तो सबसे बड़ी रेंज का जो आंसर है और अभी वाला मेरा जो आंसर है उनमें से जो मिनिमम होगा वो मेरा सच में आंसर होने वाला है। और यहाँ माइनस इसलिए लगाए क्योंकि यहाँ पे भी मैं माइनस सी आई स्टोर कर रहा हूँ तो माइनस माइनस प्लस करना पड़ेगा। तो ये था इसका लॉजिक। आई होप आपको समझ में आया।